अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। लास्ट क्लास में हमने चैप्टर नंबर जो है वो 10 कंप्लीट किया था, लाइबिलिटीज वगैरह। हमें आपको पता है कि हमारे 30 लेक्चर्स हो चुके थे, रिमेनिंग हमारे 10 लेक्चर्स रहते थे जिसमें हमने 3 चैप्टर्स ख़त्म करने थे। तो अभी तक हमने 2 चैप्टर उसमें से ख़त्म कर दिए हैं और हमारे 6 लेक्चर्स जो हैं वो अभी तक कंप्लीट हुए हैं। अभी हमारे पास ये 7वां लेक्चर है और हमारे पास अभी टोटल आज का अभी का लेक्चर मिला के जो है वो टोटल 4 लेक्चर हमारे पास हैं। तो इन 4 लेक्चर्स में हमारे पास सिर्फ आखिरी चैप्टर है ये वाला, जिसको हम स्टॉक होल्डर इक्विटी कहते हैं। इसको हम इन 4 लेक्चर में कवर करेंगे। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, क्वेश्चन भी ज़्यादा है पहले से, इसलिए बाकी चैप्टर्स को मैंने 3 दिन में खत्म कर दिया। इसको हम 4 दिनों में 4 लेक्चर में खत्म करेंगे इंशाल्लाह। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने लाइबिलिटीज जो है वो चैप्टर को वाइंड अप किया था। उससे पिछले लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था चैप्टर्स बेसिकली जो कि था डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, प्लांट एंड इंटेंजिबल एसेट्स से रिलेटेड। अब हमारे पास जो लास्ट चैप्टर है वो है स्टॉक होल्डर इक्विटी। व्हाट इज स्टॉक होल्डर, व्हाट इज डिबेंचर होल्डर, ये आप चीज़ों में पहले पढ़ी हुई। मैंने लास्ट क्लास में एक कंसेप्ट बताया था। 2 तरह की फाइनेंसिंग होती है, एक को बोलते हैं डेट फाइनेंसिंग, एक को बोलते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग के 2 टाइप हैं, एक को बोलते हैं डेट फाइनेंसिंग, एक को बोलते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग। दोनों में फर्क क्या है? मैंने आपको लास्ट क्लास में भी ये फ़र्क बताया था कि जब एक बंदा बिजनेस, कंपनीज जो है वो बिजनेस कर रही हैं, कंपनीज को पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है। उसके पास 2 वे हैं लोगों से पैसे, जनरल पब्लिक से पैसे या किसी से भी पैसे लेने, बैंक से, इंस्टीट्यूशन से, किसी से भी पैसे लेने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 कि आप उस बंदे को, उस ऑर्गेनाइजेशन को अपना पार्टनर बना दें, तो आप उसको पार्टनरशिप ऑफर कर सकते हैं। सेकंड, आप उसको कहते हैं पार्टनर नहीं बनना तो चलो मुझे उधार दे दो। दूसरा वे आप उससे उधार ले सकते हैं। अगर आप उधार लेते हैं दैट इज का डेट फाइनेंसिंग, और आप अगर उसको पार्टनर ना लेते हैं उसको बोलते हैं इक्विटी फाइनेंसिंग। इक्विटी शेयर, इक्विटी आपके शेयर हिसाब बन जाते हैं, इक्विटी पार्ट को बोलते हैं। तो बेसिकली इक्विटी फाइनेंसिंग से बराबर है जब एक बंदा आपका पार्टनर बन जाएगा। वो जो वे ऑफ फाइनेंसिंग है दैट इज कॉल्ड इक्विटी फाइनेंसिंग। उसको बंदा आपको उधार देता है, दैट फाइनेंसिंग इज कॉल्ड डेट फाइनेंसिंग। जो कंपनीज होती हैं वो डेट फाइनेंसिंग के केस में आपको सर्टिफिकेट जारी करती है। अब फॉर एग्जांपल मैंने कंपनी को 10 लाख रुपया दिया हुआ है, मेरे पास क्या सबूत है मैंने कंपनी को 10,000 कंपनी लेकर मुकर जाए। कंपनी उसके अगेंस्ट आपको एक सर्टिफिकेट देती है दैट इज कॉल्ड एविडेंस। उसको हम एविडेंस भी कहते हैं। उस सर्टिफिकेट को बोलते हैं डिबेंचर, उस सर्टिफिकेट को बोलते हैं डिबेंचर या उसको बोलते हैं बॉन्ड, जो हमें लास्ट क्लास में बोला। जबकि इक्विटी फाइनेंसिंग केस में कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट देती है, वो भी आपको एक सर्टिफिकेट देती है। मैंने कंपनी को 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट की हुई है एज अ पार्टनर, मेरे पास क्या सबूत है कि मैं कंपनी का पार्टनर हूँ? तो कंपनी उसके अगेंस्ट मुझे सर्टिफिकेट देगा जिसको हम बोलते हैं शेयर्स। वो सर्टिफिकेट फॉर एग्जाम्पल मैंने कंपनी में 10 लाख की इन्वेस्टमेंट है और ये शेयर जो डिबेंचर होते हैं ये स्मॉल पार्ट होते हैं उस इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि एक शेयर या एक डिबेंचर के ऊपर सिर्फ 100-200 हज़ार का हो सकता है मैक्सिमम। तो अगर इस एक शेयर के ऊपर 1000 मेंशन है या 100 मेंशन है, अगर मैंने उस वहाँ पे 10 लाख की इन्वेस्टमेंट करनी है तो 10 लाख डिवाइड बाय 100, इसका मतलब है कम से कम मेरे पास जो है वो 10,000 शेयर उस कंपनी के होंगे। मैं कह सकता हूँ मेरा जो है 10 लाख रुपए कंपनी में इन्वेस्टमेंट है। सेम इन केस ऑफ डिबेंचर। तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 डेट फाइनेंसिंग, certificate that is provided by the companies for the debt financing is called debenture or bonds, and in case of equity financing the certificate that is provided by the company is known as shares. और हमारा जो लास्ट चैप्टर था वो बेसिकली डेट फाइनेंसिंग से रिलेटेड था, ये हम कवर कर चुके हैं। अब हमारा जो कंसर्न है दैट इज कॉल्ड इक्विटी फाइनेंसिंग। थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट इससे मिलकर का डिस्कस करेंगे, फिर हम इसको आगे चलते हुए मैनेजर की तरफ जाएंगे। सिर्फ आपने इक्विटी स्केड्यूल बताना होता है कि
इन्वेस्टमेंट की हुई है, जो आपके पार्टनर्स हैं उनका कंपनी में क्या क्या पार्ट है उसके हम देखेंगे। शेयर्स की टाइप्स होती हैं, उस हिसाब से उनका पार्ट होता है। कुछ पार्ट जो है शेयर्स के अलावा कंपनी अपने पास रिटेन रखती है, उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं, जिसको हम रिटेन अर्निंग भी कहते हैं। ये चीज़ें हमने इधर जो है वो पढ़नी है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे थ्योरेटिकल बात की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, जिसको हम कॉर्पोरेशंस भी कहते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं? बेसिकली 3 फॉर्म्स ऑफ बिजनेसेस होते हैं। नंबर 1 सोल प्रोप्राइटरशिप, नंबर 2 पार्टनरशिप, नंबर 3 कंपनी। और कॉर्पोरेशंस और ऑर्गेनाइजेशंस, तो सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है? जो अकेला बंदा जो है सारा इन्वेस्टमेंट करता है, सारे काम करता है, उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। पार्टनरशिप जो है ऑर्डिनेंस 1932 के मुताबिक जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर काम करते हैं, सरमाया लगाते हैं और फिर नफ़ा और नुकसान आपस में शेयर करते हैं, उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। कंपनी क्या है? कंपनी एक ऐसी सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन जो ओनर्स जिसकी अलग से सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, अलग से कानूनी हैसियत होती है, जिसको एक लॉ के तहत बनाया जाता है। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत जिसको बनाया जाता है उसको हम कॉर्पोरेशन या ऑर्गेनाइजेशंस कहते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन बनाने में आपको कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं जो कि आपको सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में नहीं भी होते। कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। आप अगर पेज नंबर 486 अपनी बुक ओपन करेंगे तो आपको ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कंपनी के मिलेंगे। जिसमें पहला एडवांटेज है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इससे क्या मुराद है कि कंपनी की लायबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है। इससे मुराद ये है कि अगर कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी, अगर कंपनी को कोई नुकसान हो जाता है और वो नुकसान जो है वो कंपनी का सारा माल बेच दिया जाए फिर भी पूरा नहीं होता, तो उसके घर का माल जो है वो बेचा नहीं जा सकता उसको पूरा करने के लिए। कंपनी 1 करोड़ का लोन ले लेती है, बाद में कंपनी डिफॉल्ट कर जाती है, लेकिन वो पे नहीं कर पा रही अब 1 करोड़ रुपया। कंपनी को बेच दिया, कंपनी को बेचने से 80 लाख रुपया पूरा हो गया, फिर भी 20 लाख रुपया कंपनी का देने वाला बच गया। अब ये नहीं है कि हम जाए और कंपनी के मालकान की पर्सनल प्रॉपर्टी बेचें और 20 लाख पूरा करें, क्योंकि उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, लिमिटेड अप टू द इन्वेस्टमेंट टू द कंपनी। उधर तक उनकी लायबिलिटी लिमिट है कि वो कंपनी की जब इन्वेस्टमेंट की हुई है वहाँ तक तो उनका लॉस पूरा किया जा सकता है, इससे आगे उसका लॉस पूरा नहीं किया जाता। तो ये कंपनी का एक फ़ायदा है, कंपनी बनाने वालों को एक फ़ायदा है कि उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है। नंबर 2 ट्रांसफरेबिलिटी, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। इसका दूसरा फायदा ये है कि आप इसकी ओनरशिप जब चाहें किसी को ट्रांसफर कर दें। मेरे पास शेयर है, मेरे पास अब पैसों की ज़रूरत है, मैंने कंपनी के शेयर जिसको मर्जी बेचूं उससे पैसे ले लो। अब मेरी बजाय वो ओनर बन गया, उसको पैसों की जरूरत पड़ गई, उसने वो शेयर किसी तीसरे बंदे को बेच दिए, इसका मतलब है वो ओनरशिप आगे ट्रांसफर हो गई। तो इसकी ओनरशिप जो है बगैर किसी इजाज़त के आप जो है शेयर एक दूसरे को ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, तो ये भी एक फ़ायदा है। नंबर 3 जो कि सबसे बड़ी बात है, जो कि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के केस में बहुत कम देखने को मिलती है, वो है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। अब सोल प्रोप्राइटर केस में एक बंदा है, वो प्रोफेशनली चीज़ों को मैनेज नहीं कर सकता, कितनी को उसके पास एबिलिटीज होंगी। पार्टनरशिप में 2, 10, 5, 7 लोग हैं, ऑनर्स हैं, इतने प्रोफेशनली मैनेज नहीं होते। जबकि ऑर्गेनाइजेशन में लाखों लोग होते हैं, जिसमें पार्टनर्स होते हैं, और पार्टनर्स जब लाखों रुपया जो है आपस में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो बड़ी ही प्रोफेशनल मैनेजमेंट जो है वो हायर की जा सकती है। इसका एक फ़ायदा ये है कि इसमें बहुत से प्रोफेशनल लोग जो है वो हायर किए जा सकते हैं। और आखिरी बात इसमें इसके बेनिफिट में, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूटी एग्जिस्टेंस। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में एक पर्सन है, अगर वो दुकान छोड़ना चाहता है, कोई शॉप बनाई है, जो भी उसका बिजनेस है, वो अगर छोड़ देता है तो इसका मतलब है वो बिजनेस खत्म।
पार्टनरशिप के केस में अगर एक पार्टनर छोड़ के जाना चाहता है तो पूरी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है, नई पार्टनरशिप लानी पड़ती है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है, शेयर होल्डर्स कम्स एंड गो, शेयर होल्डर आते जाते रहते हैं, बट कंपनी जो है वो हमेशा एग्जिस्ट रहती है, कंपनी कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। शेयर होल्डर्स आते जाते रहते हैं लेकिन कंपनी में कोई भी जो है वो कंपनी का खात्मा नहीं होता, कंपनी एग्जिस्ट रहती है। जबकि अगर डिसएडवांटेजेस देखें तो इसमें सबसे पहले है हैवी टैक्सेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में थोड़े पैमाने पे बिजनेस हो रहा है, थोड़ी इनकम थोड़ा टैक्स लगेगा, पार्टनरशिप के केस में भी थोड़ी सी ज़्यादा इनकम हो जाएगी, थोड़ा ज़्यादा आपको टैक्स लगेगा। लेकिन कंपनी के केस में एक तो आपको टैक्सेशन ज़्यादा पड़ता है ड्यू टू जो है एक्स्ट्रा इनकम। सेकेंडली जो कंपनी के केस में आपको डबल टैक्स पे करना पड़ता है। एक दफ़ा कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो टैक्स पे करती है, फिर वो जो टैक्स जब शेयर होल्डर में तकसीम होता है तो शेयर होल्डर इंडिविजुअली जो इनकम होती है उस पर टैक्स पे करता है, तो डबल टैक्स पे होता है। इसलिए इसका एक ये नुकसान है कि इसमें आपको हैवी टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। नंबर 2, ग्रेटर रेगुलेशन। आपने सोल प्रोप्राइटरशिप बनाया, कोई रेगुलेशन की पासदारी करने की जरूरत नहीं है इतनी ज़्यादा, पार्टनरशिप के केस में भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाई है, रजिस्टर करवाया हुआ है, तो जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो लाज़िमात है वो पूरे करने पड़ेंगे, जैसे कि ऑडिट करवाना पड़ेगा, जैसे कि टैक्स पे करना पड़ेगा, जैसे कि और कई मामला होते हैं जो रेगुलेशंस के मुताबिक आपको जो है वो पूरे करने पड़ते हैं। तो इसलिए यहाँ पे रेगुलेशंस का जो है जो नफाज जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा होता है, जो कि आपको फॉलो करने पड़ते हैं, जो एक नुकसान भी है सम टाइम कंपनी के लिए, बहुत से पैसे जो है इस पर लगाए जाते हैं। कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं कंपनी को बनाना। अब सोल प्रोप्राइटरशिप बनाना हो तो थोड़े से पैसों से बन सकता है, पार्टनरशिप बनाना हो तो थोड़ा ज़्यादा पैसे लग जाएंगे, लेकिन इसकी फॉर्मेशन में कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा आती है। सबसे पहले तो बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, उसके बाद फिर आपको लाखों कॉस्ट पे करनी पड़ती है, आपको कई चीज़ें रजिस्टर करवाना पड़ती हैं, MOA, AOA, प्रॉस्पेक्टस, ये सारी चीज़ें रजिस्टर करवाना पड़ती हैं, कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है। तो ये सारी की सारी जो है टाइम टेकिंग, कॉस्ट टेकिंग जो है वो प्रोसेस है। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप। अब इसका आगे एक और नुकसान ये है कि ये एक सेपरेट ओनरशिप करता है। अगर स्टेक होल्डर किसी चीज़ को अप्रूव नहीं भी करते, मैं कंपनी का ओनर हूँ, मैं एक सेपरेट सीट रखता हूँ, कंपनी की सेपरेट सीट रखती है, अगर कंपनी की मैनेजमेंट कोई भी डिसीजन लेना चाहती है तो दे सकती है, मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए इसका एक नुकसान ये भी होता है क्योंकि ये ओनर से सेपरेट है तो मैनेजमेंट फ्रीली काम कर सकती है, जैसे मर्जी काम करे, वो आपको नुकसान पहुँचा रही है या नहीं पहुँचा रही वो उनका कंसर्न है। तो आप चूँकि सेपरेट उससे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन से आपने सिर्फ इन्वेस्टमेंट किया, आप सिर्फ शेयर होल्डर है, तो आप उसमें एक्टिव पार्ट नहीं ले रहे, तो मैनेजमेंट आपको नुकसान भी पहुंचा सकती है। तो इसका एक नुकसान ये भी है सेपरेट ओनरशिप जो है, ओनरशिप होने की वजह से कि ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो अपने मुताबिक जो है काम करते हैं, जिसका फ़ायदा भी अगर हुआ तो वो शेयर होल्डर्स को होगा, लेकिन उसका नुकसान हुआ तो वो भी डायरेक्टली शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर होगा। अब इसमें ये तो एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज होते हैं, कुछ राइट भी होते हैं शेयर होल्डर। शेयर होल्डर्स जो हैं वो लोग होते हैं जो कंपनी में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स कौन लोग होते हैं जो कंपनी को चलाते हैं, प्रमोटर्स कौन लोग होते हैं जो कंपनी को तश्कील देते हैं, फॉर्मेशन जो कंपनी की करते हैं, ये 3 तरह के लोग होते हैं। तो शेयर होल्डर्स कौन लोग होंगे जो सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कंपनी में एक्टिव पार्ट जो है वो नहीं लेते। इनके कुछ राइट होते हैं जिसमें सबसे पहले है टू वोट फॉर डायरेक्टर्स। कंपनी को डायरेक्टर्स, कंपनी के लिए डायरेक्टर सेलेक्ट करने का राइट शेयर होल्डर के पास है। तमाम शेयर होल्डर मिलकर एनुअल जनरल मीटिंग में इकट्ठे हो जाएंगे या स्टैट्यूटरी मीटिंग में इकट्ठे हो जाएंगे और अपने राय का जो है इजहार करेंगे किसको डायरेक्टर रखा जाए, किसको ना रखा जाए। तो शेयर होल्डर्स के पास पहला राइट जो होता है वो डायरेक्टर्स को वोटिंग के जरिए सेलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए वो सारा काम कर रहे हैं, उनकी पार्टिसिपेशन होती है डिविडेंड में, प्रॉफिट में।
जब प्रॉफिट कंपनी को नफ़ा होता है तो उसमें जो शेयर होल्डर्स का मुनाफा बनता है वो उसको शेयर किया जाता है। तो ये शेयर होल्डर का राइट है कि प्रॉफिट में यानी डिविडेंड में उसका पार्ट जो है वो होना चाहिए। शेयर द डिस्ट्रीब्यूशन इन केस ऑफ लिक्विडेशन। लिक्विडेशन किसको बोलते हैं? लिक्विडेशन कहते हैं कंपनी के खात्मे को। जब कंपनी खत्म होती है तो शेयर होल्डर का ये राइट है कि जो भी हिस्सा उनका बनता है, यानी जब कंपनी खत्म हो, बंद हो, अदर्स लाइबिलिटीज को पे करने के बाद अगर कुछ पैसे बच जाते हैं, तमाम लाइबिलिटीज पे करने के बाद अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तो वो शेयर होल्डर के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये उसका राइट है कि अगर डिसॉल्व होती है कंपनी की तमाम जिम्मेदारियां खत्म करने के बाद जो उनका हिस्सा बनता है उसको शेयर किया जाए। तो ये कुछ कंपनीज के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं और ये कुछ शेयर होल्डर्स के राइट्स हैं। ये समटाइम आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर या लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर थ्योरेटिकल पार्ट जो है वो पेपर में आ सकते हैं। जब आप ऑर्गेनाइजेशंस के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे तो आपने साथ ये जो ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है ये आपने जरूर साथ जो है वो डेवलप करें, जो कि स्टार्ट होता है सबसे पहले शेयर होल्डर से। शेयर होल्डर सबसे पहले पैसा लगाते हैं तो कंपनी बनती है। उसके बाद शेयर होल्डर सिलेक्ट करते हैं डायरेक्टर्स को। शेयर होल्डर सेलेक्ट करते हैं डायरेक्टर्स को। डायरेक्टर्स आगे अपने अंडर जो है सम सीईओ सम प्रेसिडेंट जो है वो मुंतखब करते हैं। सीईओ भी हो सकता है या प्रेसिडेंट भी हो सकता है। सीईओ भी हो सकता है और प्रेसिडेंट भी हो सकता है। और जो सीईओ होता है वो अपने अंडर जो है कई जो है वाइस प्रेसिडेंट रखते हैं। वो वाइस प्रेसिडेंट कई तरह के हो सकते हैं। कोई फाइनेंस का वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है, कोई जो है वो एचआर का वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है, कोई जो है वो मार्केटिंग का वाइस प्रेसिडेंट हो सकता है। और फिर इनके आगे इनके अंडर जो है वो वर्कर्स काम करते हैं। तो इस तरह से कुछ ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो चार्ट होता है। अब ये बातें आपने थ्योरेटिकल बात करने के बाद हम आ जाते हैं कंपनी के कैपिटल की तरफ। कैपिटल किसको बोलते हैं? कैपिटल कहते हैं वो पैसा जो शेयर होल्डर्स कंपनी को देते हैं, कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं कंपनी को चलाने के लिए, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल बेसिकली द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर इन द बिजनेस। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के केस में हम इसको पूरा लफ्ज देते हैं शेयर कैपिटल। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है ऑथराइज्ड कैपिटल। इस कैपिटल से मुराद होता है जिससे कंपनी रजिस्टर्ड होती है। कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो वहाँ पर लिखा जाता है कि कंपनी कितने सरमाए से रजिस्टर्ड है। जिस सरमाए से वहाँ पर रजिस्टर होती है उसको ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। आगे हमारे पास आ जाता है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल क्या होता है? अब ऑथराइज्ड कैपिटल कंपनी आपकी 1 करोड़ से रजिस्टर्ड है, इसका मतलब ये नहीं है आप 1 करोड़ के शेयर इशू कर दो, नहीं। अब कंपनी देखती है अच्छा 1 करोड़ से मेरी कंपनी रजिस्टर्ड है तो मुझे अभी कितने पैसों की जरूरत है, लेट्स से उसको 50 लाख की जरूरत है, तो कंपनी 50 लाख के शेयर इशू करती है, दैट इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। अब 50,000 के शेयर का ऐड लगा दिया, भाई हमें जो है 50,000 शेयर्स हमने डिस्ट्रीब्यूट करने, 50 लाख के शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ऐड दे दिया, लोगों ने ऐड पढ़ा, एप्लीकेशन लिखी और जमा करवा दी। तो हो सकता है आपके पास 50 लाख की आप लोगों को पे कर दें, दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। लेकिन हो सकता है एप्लीकेशन कम है, हो सकता है 40 लाख की एप्लीकेशन है, तो सम टाइम
इशूड एंड पेड अप कैपिटल डिफरेंट भी हो सकता है, सम टाइम इशूड एंड पेड कैपिटल सेम भी हो सकता है। अगर इशूड कैपिटल 50 लाख है और आपके पास एप्लीकेशन भी 50 लाख की आई है तो पेड अप कैपिटल भी 50 लाख की होगा। लेकिन अगर आपका इशूड कैपिटल 50 लाख है लेकिन एप्लीकेशन आई है 40 लाख से, इसका मतलब आपका पेड अप कैपिटल 50 लाख की बजाय 40 लाख रुपए होगा। तो ये दोनों बातों में फर्क है। आप जब इशू कर रहे होते हैं शेयर्स तो आप 3 वे से इशू करते हैं, पार पे, प्रीमियम पे और डिस्काउंट। ये 3 वेज होते हैं शेयर इशू करने के। शेयर इशू एट पार मींस the share are issued at the same values that is printed on the face of the shares। वो शेयर इशू की पार वैल्यू से शेयर इशू करने से मुराद ये है कि आपने शेयर इशू किए हैं उस कीमत पे जो कि शेयर के ऊपर लिखी हुई थी, और प्रीमियम से मुराद है कि आपने एक्स्ट्रा अमाउंट रिसीव किया। अगर शेयर के ऊपर 100 लिखा है तो आपने 110 का शेयर इशू किया है। और डिस्काउंट से मुराद है कि आपने शेयर की फेस वैल्यू से कम से शेयर इशू किया है, इसको बोलते हैं शेयर इशू एट डिस्काउंट। तो 100 वाला शेयर जब 90 का इशू करेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, शेयर इशू एट डिस्काउंट। अब हमने प्रीवियस क्लासेस में ये एंट्रीज पढ़ी हुई हैं, लेकिन हम अभी 1 बाय 1 इनकी एंट्रीज पढ़ेंगे। अगर शेयर इशूड एट पार हो तो हम क्या करें, इन केस शेयर इशूड एट पार हो तो आपकी एंट्री कुछ यूं होती है, कैश आपके पास आ जाता है, कैश अकाउंट डेबिट। जब भी आप शेयर इशू करते हैं तो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जब इन्वेस्ट करते हैं तो पैसा आपके पास आ जाएगा और वो पैसे आपके नहीं ऑनर के हैं, ऑनर के पैसों को बोलते हैं कैपिटल स्टॉक, और कैपिटल जब भी बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट होता है। ये शेयर इशूड एट पार की एंट्री है। इसी तरह अगर शेयर इशू एट प्रीमियम आ रहे तो उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं, सेम अभी ये देखें 100 वाला शेयर 100 का इशू हो गया, इसका मतलब है पार। नेक्स्ट है कि आपका 100 का शेयर था लेकिन आपने 110 रिसीव कर लिया, लेकिन शेयर पे तो 100 ही लिखा है तो कैपिटल स्टॉक आप हमेशा 100 से ही लिखेंगे। तो 10 रुपीज आपका प्रीमियम है। पुरानी क्लासों में लिखते थे प्रीमियम ऑन शेयर ऑफ प्रीमियम, शेयर प्रीमियम लिख देते थे या प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर लिख देते थे, लेकिन अब हम यहाँ पे जो हमें वे बताया गया दैट इज कॉल्ड एडिशनल पेड अप कैपिटल। हम उस प्रीमियम को बोलते हैं एडिशनल पेड अप कैपिटल। पहले हम प्रीमियम को बोलते थे शेयर प्रीमियम, लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे एडिशनल पेड अप कैपिटल, प्रीमियम को बोलेंगे। और इसी तरह अगर डिस्काउंट की बात आ रही है तो हम लिखें कैश डेबिट 90 रुपए से, और शेयर कैपिटल, कैपिटल स्टॉक अकाउंट क्रेडिट 100 से। आप 10 रुपए डिस्काउंट दे दिया है, जो एडिशनल पेड अप कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट किया था अब वही चीज यहाँ पे डेबिट हो गई 10 रुपीज से। तो सिर्फ ये फर्क है कि डिस्काउंट की बजाय हमने एडिशनल पेड अप कैपिटल और प्रीमियम की बजाय हमने एडिशनल पेड अप कैपिटल जो है वो लफ्ज यूज करना है। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस तरह हम एंट्रीज पास करते हैं शेयर इशू करने। अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा वो हमें ये कहा जाएगा, जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा बैलेंस शीट की जो 3 पार्ट्स होते हैं, नंबर पार्ट को बोलते हैं एसेट साइड, दूसरी साइड पे होती है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, उसके 2 पार्ट होते हैं, लेकिन लायबिलिटी पार्ट और कैपिटल पार्ट। लास्ट क्लास में हमने जो बैलेंस शीट का पार्ट पढ़ा था वो लायबिलिटी पार्ट था। अभी हम जो बैलेंस शीट का पार्ट पढ़ेंगे वो है इक्विटी पार्ट, जिसको हम बोलेंगे स्टॉक होल्डर इक्विटी। बैलेंस शीट में जब हम शो करेंगे तो हम उसका लास्ट पार्ट जो है बैलेंस शीट का, यानी प्रॉपर हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो नहीं बनाएंगे, लेकिन सिर्फ लास्ट पार्ट शो करने के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एसेट्स आते हैं अमाउंट, लायबिलिटी प्लस कैपिटल अमाउंट, तो आप सिर्फ ये वाला हिस्सा शो करेंगे लायबिलिटी प्लस कैपिटल और अमाउंट वाला हिस्सा, और उसमें भी सिर्फ आप कैपिटल वाली बातें जो है वो इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे। अब इसमें रिकॉर्ड करने का तरीका क्या होता है, उससे पहले आपको एक कंसेप्ट बनाने की जरूरत है। शेयर जो होते हैं, शेयर इसकी 2 टाइप्स होती हैं। जो शेयर्स होते हैं इनकी 2 टाइप्स होती हैं।
पहली टाइप को बोलते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, दूसरी टाइप को बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स क्या होते हैं? जो आमतौर पे आप लोगों को शेयर इशू कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? ऐसे शेयर्स जिनको ऑर्डिनरी डिविडेंड देने के लिए, जिनको मुनाफा देते वक्त, जिनको डिविडेंड देते वक्त ऑर्डिनरी शेयर्स से प्रेफरेंस दी जाती है, यानी पहले इनको डिविडेंड दिया जाएगा, अगर कोई पैसे बचेंगे तो ऑर्डिनरी शेयर्स को डिविडेंड दिया जाएगा। तो ऐसे शेयर्स को हम क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स। इनके ऊपर, ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर जो है वो डिविडेंड रेट मेंशन नहीं होता। ऑर्डिनरी शेयर्स के ऊपर डिविडेंड शेयर मेंशन नहीं होता। डिविडेंड रेट कि आपको कितना डिविडेंड दिया जाएगा, ज़ाहिर है डिविडेंड होगा तो मिल जाएगा, अगर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा रेट से मिल जाएगा, कम होगा तो कम रेट से मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पे रेट मेंशन नहीं होता। नो डिविडेंड रेट मेंशन। पहली बात तो ये है डिविडेंड रेट मेंशन नहीं होता। दूसरी बात, नो क्यूमुलेटेड डिविडेंड, इसमें डिविडेंड एक्यूमुलेट भी नहीं होता। मतलब 2012 में लॉस हो गया, 2012 में प्रॉफिट हो गया, डिविडेंड मिल गया, 2013 में लॉस हो गया, कोई डिविडेंड नहीं है, लॉस हो गया, डिविडेंड कोई नहीं मिलेगा, मुनाफा नहीं मिलेगा। 2014 में फिर आपको मुनाफा हो गया। अब ये मत, इसका मतलब ये नहीं है कि 2013 में नुकसान हुआ था, आपको डिविडेंड कोई नहीं मिला था, 2014 में चूंकि प्रॉफिट हुआ तो डबल डिविडेंड दे दें, ऐसा केस नहीं है। इसलिए कोई भी डिविडेंड एक्यूमुलेट नहीं होता। इसमें अगर एक साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड लॉस, फिर आपका डिविडेंड नहीं मिलेगा, आपको जीरो डिविडेंड है उस केस में। जबकि प्रेफरेंस शेयर के केस में डिविडेंड रेट मेंशन होता है। डिविडेंड रेट इस केस में मेंशन होता है, आपके शेयर के साथ लिखा जाता है 9%, 10%, 8% प्रेफरेंस शेयर। जिस तरह डिबेंचर के साथ रेट मेंशन होता है ना, 10% डिबेंचर, 9% डिबेंचर, 8% डिबेंचर, इसी तरह इसके साथ भी रेट मेंशन होता है। 9% प्रेफरेंस शेयर, 10% प्रेफरेंस शेयर, आपको लाजमी इसके साथ रेट मेंशन होगा। दूसरी बात, एक्यूमुलेटेड डिविडेंड, इसमें डिविडेंड एक्यूमुलेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 2012 में डिविडेंड हुआ, आपको मिल गया, 2013 में जो है लॉस हो गया, डिविडेंड नहीं मिला, 2014 में फिर प्रॉफिट हो गया, अब आपका प्रॉफिट आपको इकट्ठा मिलेगा, जो 2013 में नहीं मिला वो भी मिलेगा, जो 2014 में आपको अभी प्रॉफिट हुआ उसमें भी आपका डिविडेंड मिलेगा। तो इसमें डिविडेंड एक्यूमुलेट हो जाता है, जो कि इस केस में नहीं होगा। जिस साल में नफा होगा मिलेगा, जिस साल में नहीं होगा नहीं मिलेगा। इस साल, इसमें जिस साल नहीं हुआ उस साल मिला तो नहीं, लेकिन अगले साल जाकर दोनों सालों का मिल जाएगा, एक्यूमुलेटेड डिविडेंड हो जाएगा। लेकिन इसमें और आगे जो लायबिलिटी है आपके पास डिबेंचर, उसमें फर्क क्या हुआ? अब डिबेंचर जो बॉन्ड है, इन दोनों में फर्क क्या हुआ? इसमें भी आपको रेट मेंशन है, डिबेंचर के साथ भी रेट मेंशन होता है, डिबेंचर के साथ भी रेट मेंशन होता है। और इसमें क्यूमुलेटेड डिविडेंड है, इसमें क्यूमुलेटेड डिविडेंड नहीं होता। इसमें इस केस में आपको मजबूरी क्या होती है कि जिस साल नफा हुआ उस साल भी सूद पे करो, जिस साल नुकसान हुआ उस साल भी सूद पे करो, जहां से मर्जी पे करो। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है। ये डिफरेंस है दोनों डिबेंचर और प्रेफर्ड जो है शेयर्स में, कि जिस साल डिविडेंड होगा चले आप इस साल ना दें, अगले साल इकट्ठा दे दीजिएगा, उससे अगले साल भी नहीं हुआ चलो उससे अगले साल 3 साल में इकट्ठा दे दीजिएगा। लेकिन डिबेंचर आपको ये करने नहीं देते। डिबेंचर कहते हैं आपको नफा हो या नुकसान, हमें इससे कोई कंसर्न नहीं है, हमें नुकसान वाले साल में भी पूरा इंटरेस्ट चाहिए, हमें नफा वाले साल में भी पूरा इंटरेस्ट चाहिए। तो जब हम शेयर इक्विटी स्टॉक और इक्विटी यहाँ पे लिखने जाते हैं, सबसे पहले हम प्रेफर्ड शेयर लिखते हैं, फिर हम ऑर्डिनरी शेयर्स की बातें करते हैं, फिर हमें रिटेन अर्निंग की बात करते हैं कि ये तो ये ऑर्डिनरी शेयर इतने हैं, ये जो है उसमें से प्रेफर्ड शेयर इतने हैं, और हमारे पास अभी रिटेन अर्निंग इतने पैसे पड़े हुए हैं जो कंपनी ने अपने पास रिटेन रखे हुए हैं। तो इसमें बेसिकली रिकॉर्ड करने का तरीका कुछ नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 9% प्रेफरेंस शेयर है। इसके लिए चलिए मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझा देता हूँ।
जब हमारे पास हम ये रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, अगर आप अपनी पेज नंबर 494 देखें तो उसमें कैपिटल क्लासिफाइड बाय सोर्सेज, कैपिटल क्लासिफाइड बाय सोर्सेज ये लिखा हुआ है, क्योंकि इसके मुताबिक आपने वहां प्रेजेंटेशन करते हैं। पेज नंबर 495 एग्जिबिट 11.3 में क्लासिफिकेशन लिखी हुई है। सबसे पहले हम प्रेफर्ड स्टॉक लिखते हैं। जब भी हमने लिखना है तो हमने हमेशा सबसे पहले प्रेफर्ड स्टॉक लिखना है, और प्रेफर्ड स्टॉक हमेशा जो है आप पार वैल्यू पे पहले लिखते हैं, एट पार पे। और अगर कोई उस पर आपने एक्स्ट्रा पे किया है, और जो एक्स्ट्रा पे होता है वो प्रीमियम की बात होती है, उसके लिए हम लिखते हैं एडिशनल पेड अप कैपिटल। तो अगर कोई एक्स्ट्रा वाली बात है उसको हम एक्स्ट्रा से लिखेंगे, एडिशनल पेड अप कैपिटल के हिसाब से। ये जब हम क्वेश्चन करेंगे तो पता चलेगा। जो प्रेफर्ड स्टॉक, अगर आपका 2 रुपये का प्रेफर्ड स्टॉक है पहले आप, और सेल 4 रुपये का हुआ है, पहले आप 2 रुपये से एंट्री करेंगे एट पार पे, सिर्फ प्रेफर्ड स्टॉक लिखकर और मल्टीप्लाई बाय 2 से एंट्री करेंगे। फिर अलग से लिखेंगे जो आपको अलग से प्रॉफिट है एक्स्ट्रा 2 रुपये है, वो एडिशनल पेड अप कैपिटल लिखकर अलग से 2 रुपये लिखेंगे। उसके बाद कॉमन स्टॉक, पहली आपने सबसे पहला नंबर इसका है। सेकंड नंबर है कॉमन स्टॉक लिखने का, उसमें भी आप यही करेंगे। सबसे पहले आप उसको पार वैल्यू पे लिखेंगे। सबसे पहले आप इसको भी पार वैल्यू पे लिखेंगे। अगर आपने कोई एक्स्ट्रा भी पे कर दिया है उसकी हेडिंग आप अलग से देंगे एडिशनल पेड अप कैपिटल के नाम से। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2 का शेयर 10 रुपये का सेल कर दिया है तो पहले पार वैल्यू 2 लिखेंगे, फिर जो एक्स्ट्रा 8 लिया उसको एडिशनल कैपिटल की हेडिंग लिखेंगे। तीसरे नंबर पे जो चीज यहाँ पे आती है दैट इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग। और रिटेन अर्निंग निकालने के लिए आप कैलकुलेशन करते हैं। इसको निकालने की कैलकुलेशन कुछ यूं होती है। सबसे पहले लिखते हैं ओल्ड रिटेन अर्निंग, पिछले सालों का आपके पास क्या पड़ा हुआ है। सबसे पहले आप लिखते हैं ओल्ड रिटेन अर्निंग, पिछले सालों की रिटेन अर्निंग आपके पास क्या है। फिर आप इसमें करते हैं ऐड, ये है टू कैलकुलेट रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करने के लिए हमें ये इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज है ओल्ड रिटेन अर्निंग, पहले साल में कितनी रिटेन अर्निंग। ऐड, इस साल आपको क्या नेट प्रॉफिट हुआ है वो ऐड करेंगे। लेकिन इन केस के आपको लॉस हो जाता है तो ज़ाहिर है वो माइनस होगा। अगर प्रॉफिट है तो ऐड, अगर लॉस है तो वो माइनस कर देंगे। उसके बाद लेस करेंगे इसमें से डिविडेंड, और डिविडेंड किसको पे करना है, पेड टू प्रेफर्ड स्टॉक। पहले हम लेस करेंगे जो प्रेफर्ड स्टॉक को डिविडेंड दिया गया है, और उसके बाद हम लेस करेंगे लेस डिविडेंड पेड टू कॉमन स्टॉक, और फिर हम इसमें से लेस करेंगे जो कॉमन स्टॉक को पे किया गया है। जब आप ये चीज लिखकर उसमें से ये ऐड करेंगे, ये माइनस करेंगे, ये भी माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे, जो हमारे पास यहाँ पे नेट आंसर आएगा उसको हम फाइनल रिटेन अर्निंग कहेंगे। इस साल हमारे पास ये पैसे बचे हैं, उसको आप पहले प्रेफर्ड स्टॉक लिखेंगे, फिर कॉमन स्टॉक लिखेंगे, और फिर वो जो रिटेन अर्निंग का यहाँ से आंसर निकालेंगे वो लिखेंगे। तो रिटेन अर्निंग कैलकुलेट करने के लिए आपके पास ओल्ड रिटेन अर्निंग प्लस नेट प्रॉफिट माइनस नेट लॉस माइनस प्रेफर्ड स्टॉक डिविडेंड पेड माइनस कॉमन स्टॉक डिविडेंड पेड, ये तमाम चीज़ें माइनस करने के बाद आपके पास रिटेन अर्निंग आएगी। तो यहाँ पे आप 3 चीज़ें लिखते हैं। पहले नंबर पे प्रेफर्ड स्टॉक की बात करेंगे, अगर पार वैल्यू पे इशू किया तो वैलेंट रूपलेस लिख देंगे, अगर कुछ एक्स्ट्रा से लिखे हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा एडिंग देनी पड़ेगी। इसी तरह पे कॉमन स्टॉक लिखेंगे, अगर पार वैल्यू पे लिखे वैलेंट रूपलेस से लिख देंगे, लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा पैसों पे किए हैं तो उसके लिए आपको अलग हेडिंग देनी पड़ेगी एडिशनल पेड अप कैपिटल। उसके बाद आप रिटेन अर्निंग लिखेंगे, और रिटेन अर्निंग के लिए आपको डाटा दिया जाएगा। इस फार्मूले के मुताबिक आप उस रिटेन अर्निंग को कैलकुलेट कर आप फिर लिखेंगे। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स है यहाँ पे दी गई जिसमें हमारे पास, हम इसमें से एक एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आप लोगों का ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो सके। हमारे पास पेज नंबर 419 जो है, चले इससे पहले एक कंसेप्ट और चीज़ पढ़ लेते हैं ताकि हमारा ये कंसेप्ट वाला
बात जो है वो मुकम्मल हो जाए, बस आखिरी कंसेप्ट है, उसके बाद फिर हम उसकी एक एग्जाम्पल करते हैं। वो एक चीज़ है स्टॉक स्प्लिट, एक चीज़ है स्टॉक स्प्लिट और एक चीज़ है ट्रेजरी स्टॉक, दोनों के बारे में बात करते हैं। पहले हम बात करने लगे हैं स्टॉक स्प्लिट क्या होता है। स्टॉक स्प्लिट क्या होता है? स्टॉक यानी कैपिटल यानी शेयर्स के टुकड़े कर दें। आप मार्केट में आपका शेयर 100 रुपये का था, लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ती गई, वो अब 500 का हो गया। अब एक शेयर खरीदने के लिए लोगों को 500 रुपया देना पड़ता है, लेकिन लोग नहीं खरीद रहे क्योंकि एक शेयर के बदले 500, इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स थोड़े से खरीदे जा सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, आप अपने शेयर को स्प्लिट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका शेयर 100 का था, 500 बहुत बड़ी वैल्यू है, आप 200 तक ले जाते हैं। आपका शेयर की फेस वैल्यू तो 200, उसकी प्राइस बढ़ गया 100 रुपये आती है उसकी फेस वैल्यू, उसकी प्राइस बढ़ गया 200 हो गई है। तो आपने कहा आप नंबर ऑफ शेयर्स जो है हम बढ़ाना चाहते हैं, आप क्या करें, स्टॉक को स्प्लिट कर दें, तोड़ दें, यानी आपका जो 200 वाला शेयर था उसके आपने 2 टुकड़े कर दिए, अब उसके 2 शेयर बना दिए। अब एक शेयर कितने हो जाएगा, 100 रुपये का। इसका मतलब है अपनी स्टॉक की प्राइस को रिड्यूस करने के लिए या नंबर ऑफ शेयर्स बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मार्केट में 100 रुपये वाले 1000 शेयर इशू किए हुए हैं, इसका मतलब आपकी मार्केट में 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है। आप ये चाह रहे हैं कि मेरा शेयर 100 का ना रहे, महंगा है, लोग खरीदते नहीं है, आपने अपने शेयर को 50 रुपये का कर दिया। आपने इसको स्प्लिट कर दिया, अपने 100 वाले शेयर्स को जो है वो 50 रुपये का कर दिया। इसका मतलब क्या होगा, इसको 2 पे डिवाइड कर दिया। अब क्या होगा, आपके पास मार्केट में 2000 शेयर्स होंगे तो 1 लाख रुपया बनेगा। अब आपने अपने स्टॉक की प्राइस को आधा कर दिया, आपने एक शेयर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। आपने कहा जिसके पास अगर मेरे 1000 शेयर हैं किसी के पास, उसके पास 2000 हो गए, मैंने अपने एक शेयर को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया हुआ। लेकिन मसला क्या है, एक शेयर की वैल्यू 100 तो थी पहले, लेकिन अब एक शेयर की वैल्यू 50 होगी। टोटल वैल्यू में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका स्टॉक स्प्लिट हो गया, डबल हो जाएगा, 1000 की बजाय 2000 हो जाएगा और उसकी कीमत जो है वो 100 की बजाय 50 रह जाएगी। 2 मोटिव होते हैं, एक अपने स्टॉक की तादाद को बढ़ाना, दूसरा अपने स्टॉक की पार वैल्यू को कम करना। ये 2 पर्पसेस होते हैं स्टॉक स्प्लिट करने के, ये यूज किए जा सकते हैं क्वेश्चन। इसके बाद हमारे पास है आखिरी कंसेप्ट जिसके हम बात कर रहे थे, दैट इज कॉल्ड ट्रेजरी स्टॉक। ट्रेजरी स्टॉक इसको कहते हैं, अगर कंपनी ने लोगों से शेयर्स वापस ले लिए हैं लेकिन अभी तक कैंसिल नहीं किए और अपने पास रख लिए हैं, उस स्टॉक को बोलते हैं ट्रेजरी स्टॉक। ऐसा स्टॉक जो कंपनी ने लोगों से वापस वसूल कर लिया है, यानी लोगों को शेयर इशू किए थे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 10 साल के लिए, और लेकिन 3 साल 4 साल बाद लोगों से वापस खरीद लिए, लेकिन अपने पास रख लिए फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। हमने लास्ट जो एडवांस काउंटिंग पढ़ी थी उसमें हमने इन्वेस्टमेंट पर्पस पढ़ा था इस हवाले से कि जो है जब कंपनी जो है जब लोगों से शेयर वापस लेती है उसके 2 पर्पस होते हैं, फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉर द पर्पस ऑफ कैंसिलेशन। ये आपने जब एडवांस काउंटिंग पढ़ाई थी उसका चैप्टर नंबर 3 और 4, इसमें हमने शेयर और डिबेंचर की चीज़ें पढ़ाई थी, उसमें ये चीज़ें आपसे डिस्कस की थी अगर आपको याद हो तो यहाँ पे भी हम शेयर वापस ले रहे हैं। तो जब शेयर वापस लेंगे उसका एक प्रॉपर नाम है, दैट इज कॉल्ड ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी स्टॉक्स हो। उस स्टॉक को हम बोलते हैं ट्रेजरी स्टॉक। जब हम अपना स्टॉक वापस खरीद लें इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, उसको ट्रेजरी स्टॉक कहते हैं। अब जब ये स्टॉक खरीदा जाएगा तो उसकी एंट्री क्या होगी, अब जब ये स्टॉक खरीदेंगे तो आप एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, और जब आप ये स्टॉक खरीदेंगे कैश पे करेंगे तो आपके पास स्टॉक आ जाएगा, तो स्टॉक आपका एसेट बन जाएगा, उसको बोलेंगे ट्रेजरी स्टॉक। तो ट्रेजरी स्टॉक अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, ट्रेजरी स्टॉक डेबिट कैश क्रेडिट। अगर आपने पार पे इसको परचेज किया है तो एंट्री ये पास होगी, ट्रेजरी स्टॉक डेबिट और कैश क्रेडिट। अब जब अभी हमने बात की थी, हम आपको स्टॉक होल्डर इक्विटी बनाना सिखाएंगे। इसमें तरतीब क्या होती है, ये जो भी मैंने चीज़ें पढ़ाई हैं इसकी तरतीब क्या होती है। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रेफर्ड स्टॉक, सबसे पहला नंबर होता है प्रेफर्ड स्टॉक लिखने का, वो जितनी भी उसकी वैल्यू होगी हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद होता है कॉमन स्टॉक की बात, कॉमन प्रेफर्ड स्टॉक एट पार पे भी हो सकते हैं और एडिशनल भी हो सकता है, आपने एक्स्ट्रा जो पे किया एडिशनल पेड अप कैपिटल भी हो सकता है।
अगर पार जितने से पार है वैल्यू है उतने से यहाँ पे लिखेंगे, जितने से एडिशनल है उतने से यहाँ पे लिखेंगे। ये हम क्वेश्चन करेंगे तो बात समझ में आ जाएगी। इसी तरह आपका जो स्टॉक कॉमन स्टॉक है उसको भी आप पार पे भी इशू कर सकते हैं और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पे भी बात होती है। अगर कुछ जितने से आपकी उसकी पार वैल्यू बनती है उतने से आपने यहाँ पे लिखना है और जितने से उसकी एडिशनल वैल्यू बनती है उतने से यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जाम्पल एक शेयर 100 शेयर इशू किए थे, उसकी फेस वैल्यू 2 रुपये है तो 100 + 2 यहाँ पे आएगा। और अगर आपने 100 वाला शेयर 10 रुपये 2 रुपये वाला शेयर 10 रुपये का बेच दिया तो 100 + 2 ही इधर करेंगे फिर भी, लेकिन जो एक्स्ट्रा 8 है वो इस साइड में है। तो अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। जब ये दो चीज़ें प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक आप लिख चुके, उसके बाद आपने वो सारा जो मैंने रिटेन अर्निंग की कैलकुलेशन बताई है वो रिटेन अर्निंग की कैलकुलेशन करने के बाद जो भी चीज़ आएगी रिटेन अर्निंग का आंसर आएगा वो रिटेन अर्निंग आपने इसमें ऐड कर दी। सबसे पहले आप प्रेफर्ड स्टॉक करेंगे, फिर ये कॉमन स्टॉक उसमें ऐड करेंगे, फिर उसमें हम रिटेन अर्निंग ऐड करेंगे। ये 3 चीज़ें ऐड हो जाएंगी। रिटेन अर्निंग को ऐड करने के लिए उसको हमें कैलकुलेट करना पड़ता है, जिसको मैंने तरीका बताया। ओपनिंग रिटेन अर्निंग यानी जो स्टार्टिंग पे थी, जो पिछले साल से आई, प्लस नेट प्रॉफिट हुआ तो ऐड करें, नेट लॉस हुआ तो माइनस करेंगे, माइनस जो आपने प्रेफर्ड स्टॉक को डिविडेंड दिया, माइनस जो आपने कॉमन स्टॉक को डिविडेंड दिया। ये माइनस करने के बाद जो रिटेन अर्निंग का आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद हम इसका टोटल करेंगे, जिसको भी हम सब टोटल कहेंगे। अगर तो हमारे पास ट्रेजरी स्टॉक नहीं है तो यही हमारा फाइनल आंसर है, और अगर हमारे क्वेश्चन में ट्रेजरी स्टॉक है तो हमने लेस वो ट्रेजरी स्टॉक जो है उसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो आपके पास इस टाइम टोटल इक्वल है। ये आपका फाइनल आंसर है। लेकिन इसमें ये चीज़ भी क्वेश्चन में मेंशन होगी, ये भी मेंशन होगी, रिटेन अर्निंग भी आपके पास ओपनिंग और रिलेटेड डाटा मेंशन होगा, लेकिन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ट्रेजरी स्टॉक भी मेंशन होंगे, लेकिन आपने ये देखना है कौन सी चीज़ मैंने कहाँ पे प्रेजेंट करनी है और किस तरीके से प्रेजेंट करनी है। समटाइम ऐसा भी होता है आपने ट्रेजरी स्टॉक खरीदे हैं, आप उसको दोबारा से इशू कर देते हैं। जब ट्रेजरी स्टॉक दोबारा से इशू हो जाए एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट, कैश वापस मिल जाएगा आपको, और ट्रेजरी स्टॉक अकाउंट क्रेडिट, वो जो स्टॉक है वो आपका क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कुछ ज़्यादा पैसों में बेचा है तो एडिशनल पेड अप कैपिटल के साथ आ जाएगा। लेकिन अगर पार वैल्यू पे इशू किया तो सिंपल कैश टू जो है वो ट्रेजरी स्टॉक होगा। तो हम किस तरह एंट्री पास करते हैं, अगर आप दोबारा से उसको जो है इशू कर दें। अब जब दोबारा से इशू कर देंगे तो एक बात याद रखिएगा, यहाँ से ट्रेजरी स्टॉक जो है अगर दोबारा से इशू हो जाएगा तो ट्रेजरी स्टॉक से कट जाएगा, यानी यहाँ पे ट्रेजरी स्टॉक नहीं आएगा। उसकी जगह पे जो आप एडिशनल पेड अप कैपिटल लिखेंगे या इशू कैपिटल लिखेंगे वो यहाँ पे ऊपर एंटर हो जाएगा। ये हम क्वेश्चन करेंगे, ये बातें समझ में आएंगी, इस तरह चीज़ें जो है फ्लक्चुएट करते हैं। और अगर आपने यही ट्रेजरी स्टॉक जो है वो लॉस पे बेच दिया है, उसकी एंट्री क्या होगी, कैश डेबिट, मतलब 100 वाला शेयर था ट्रेजरी स्टॉक का, आपने 110 का शेयर कर दिया, ज़ाहिर है 10 रुपये आपका एडिशनल पेड अप कैपिटल होगा। लेकिन अगर आपने 100 वाला जो ट्रेजरी स्टॉक था वो आपने 90 का इशू कर दिया, इसका मतलब 10 रुपये लॉस हो गया, उसको भी आप लिखेंगे एडिशनल पेड अप कैपिटल, जैसे कि मैंने आपको कॉमन स्टॉक की एंट्री करके दिखाई थी, सेम उसी तरह इसकी भी होगी। आई थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अगर हम हमारे आगे क्वेश्चंस पढ़ेंगे, इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ तक थ्योरेटिकल पार्ट था, यहाँ तक आपके कंसेप्ट थे। आपने आगे जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें ये चीज़ें स्टॉक होल्डर इक्विटी बनाना सीखनी है, जिसको आपको पता हो कि पहले मैंने क्या लिखना है, दूसरे नंबर पे क्या लिखना है, तीसरे नंबर पे क्या लिखना है, कैलकुलेशंस कैसे करनी है। अब हमारे पास इसके न्यूमेरिकल हैं, जिसमें आपके पास तकरीबन 9 न्यूमेरिकल हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो है हमारे पास 3 क्लासेस बची हैं, जिसमें हम 3-3 का सेट बनाएंगे। उन 3-3 क्वेश्चन हम वहाँ पे करेंगे और हमारा ये चैप्टर जो है ये खत्म हो जाएगा, और हमारा सिलेबस का ये लास्ट चैप्टर है, हमारा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले आपको ये चीज़ों का पता होना चाहिए, प्रेफर्ड स्टॉक क्या होते हैं, कॉमन स्टॉक क्या होते हैं, प्रेफर्ड स्टॉक पे डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करने हैं वो हम सिखाएंगे, कॉमन स्टॉक पे डिविडेंड कैसे कैलकुलेट करने हैं वो भी हम सिखाएंगे, रिटेन अर्निंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं फार्मूला बता दिया, लेकिन फिर भी हम मजीद इसको सिखाएंगे आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर। जो आप दोबारा स्टॉक जो है वो आपने खरीद लिया है, आपने पास कर लिया है, उसको क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड ट्रेजरी स्टॉक। अगर आपको स्प्लिट करना पड़ जाए, स्प्लिट से मुराद है आपने अपने शेयर्स को डबल कर दिया या आपने अपने शेयर की पावर वैल्यू को रिड्यूस कर दिया, तो उस केस में हम कैसे एंटर करेंगे, ये चीज़ें हम न्यूमेरिकल में सीखेंगे, जो हम अगले 3 लेक्चर्स में इनके बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।